कुछ सीख करके जाए। बहुत सारे इसमें ऐसे होंगे जिनका कुछ बेसिक ज्योतिष लगा होगा या अच्छी तरह से ज्योतिष लगा हुआ होगा। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि आप किसी भी ज्योतिषी से, कोई भी हो, नया पुराना कैसे भी हो, यदि आप उनकी कुछ बात सुनते हैं और आप कितने भी पुराने हो कैसे भी हो, तो उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और आप जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। जो बिल्कुल मतलब ज्योतिष अध्ययन कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो बिल्कुल नए हैं, तो मेरा जो पैटर्न है आज का इस प्रकार का है कि जो बिल्कुल नए हैं, आज ही किसी ज्योतिष कक्षा में जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है। उनको भी बहुत अच्छी तरह से, सब कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 50% बात समझ में आ जाएगी जो मैं आज बताने वाला हूँ। अर्थात कुछ बेसिक है और कुछ एडवांस लेवल का है। जैसा कि आप लोगों तक विषय पहुंचाया गया है कि पहले हम लोग भावों का परिचय, उससे पहले ज्योतिष का परिचय करेंगे कि ज्योतिष विषय है क्या, क्यों अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग ग्रहों का परिचय करेंगे, भावों का, अर्थात कुंडली जो होता है ना 12 खाने वाला, प्रत्येक खानों को भाव कहा जाता है, हाउस कहा जाता है, तो उनका परिचय कराएंगे। मेन जो बात रहेगा आज का एडवांस के लेवल में, बाकी सबको समझ में आ जाएगा यदि शुरू से लास्ट तक आप लोग जुड़े रहते हैं। तो जो लास्ट की बात जो है वो है दसम भाव। दसम भाव क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, कर्म भाव होता है कि व्यक्ति कैसा कर्म करने वाला होगा, किस स्वभाव का व्यक्ति होगा, किस कर्म में, किस कार्य में उसका विशेष मन लगेगा, अच्छा कार्य करेगा, बुरा कार्य करेगा, या नौकरी करेगा, व्यवसाय आदि करेगा। तो व्यवसाय करेगा तो किस कार्य से संबंधित करने की संभावनाएं बनेगी, अथवा वह व्यक्ति कौन सा कार्य करे अपने जीवन में सक्सेस होगा, दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं तो क्या फल होता है। तो ये चर्चा हम इस कक्षा के लास्ट में करेंगे, और लास्ट में ही आप लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, सभी लोगों से जिनका कोई डाउट्स होगा आज की कक्षा को लेकर, या हमारा जो प्रक्रिया है अध्ययन कराने का, जो 6 महीने का 7 महीने का कोर्स है, उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको हम कक्षा के लास्ट में देंगे। आपसे एक एक व्यक्ति से बात करेंगे जो भी बात करना चाहेंगे। तो अभी तो बिल्कुल शांति पूर्वक, यदि आपके पास नोटबुक है, कॉपी पेन है, तो लेकर के बैठे और नोट करें, तैयारी करें। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, जो इच्छुक होंगे कि मैं लिख नहीं पाया तो उनको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है जी, तब प्रारंभ करते हैं। कितने जने तैयार हैं? मैं सारी बातें बता दिया जो आपके मन में उठने वाली होगी ना, मैं पहले ही बता दिया कि कक्षा के बीच में परेशान नहीं होंगे आप लोग। कितने लोग? अच्छा, कौन कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, कौन ऐसे हैं जो कि पहले से ज्योतिष जानते हैं, बताइए। तब तक मैं प्रारंभ करता हूं, यहाँ बताना, पीपीटी वगैरह खोल देता हूं। अच्छा, अधिकतर लोग जो है न्यू ही हैं। शिवांश द्विवेदी जी को थोड़ी बहुत जानकारी है, चलिए कोई बात नहीं, जिनको जानकारी है उनको भी बहुत मजा आने वाला है, और जिनको नहीं है उनको भी समझ में आने वाला है। चलिए पहले हम बात करते हैं, क्योंकि कारण यह है किसी भी विषय को, ज्योतिष ही नहीं, आप कोई भी विषय अध्ययन करते हैं, कहीं भी अध्ययन करने जाते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पहले सबसे पहला कार्य क्या करें कि उस विषय में जाने, उस विषय का महत्व जानना जरूरी है कि जो आप अध्ययन करने के लिए गए हैं कहीं पर, या आप किसी को अध्ययन करा रहे हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, विद्यार्थी की भी, शिक्षार्थी की भी, और जो अध्ययन करा रहे हैं अध्यापक की भी, कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं ना, पहले उस विषय के बारे में बताइए, वह विषय क्यों जरूरी है, उस विषय की परिभाषा क्या है। तो ज्योतिष अध्ययन करने के लिए आए हैं। वैसे ज्योतिष को सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब आप 200 साल भी पढ़ सकते हैं और 2 साल में भी अध्ययन कर सकते हैं, 2 महीने में भी ज्योतिषी बन रहे हैं, 2 दिन का भी वेबिनार चल रहा है आजकल, तो समय का कोई वो नहीं है। 2 दिन का भी वेबिनार करेंगे, 1 दिन का ही मैं अभी करा रहा हूँ आपको, इसमें भी मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा जो सिखा रहे हैं आपको।
तो इसका कोई समय अधिकतर कोई लिमिट नहीं है कि कितना अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि इतना लेवल तक आप अध्ययन कर सकते हैं कोई भी कोर्स लेकर के, जहां तक आप ज्योतिष के बारे में जो नॉर्मल आजकल कॉमन प्रश्न है व्यक्ति का, उस प्रश्न का उत्तर आप सुचारू रूप से अच्छी तरह से दे सकते हैं और व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। इतना अध्ययन ज्योतिष में करना लगभग सब लोग चाहते हैं और इतना ही अध्ययन हो भी पाता है। तो ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र है, इसका कोई अंत नहीं है, आप कितना भी अध्ययन करो कभी समाप्त नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिष विषय है क्या? ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, छोटी सी सूक्ति है इसकी, यदि आप लोग याद रखें तो अच्छी बात है। वैसे ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक मतलब बताने वाले, इसकी प्रक्रिया को बताने वाले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। तो उसमें जो कह सकते हैं ना प्रमाणिक जो है वो 18 प्रवर्तक हुए। ध्यान देंगे, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक अर्थात सिद्धांत देने वाले कुल 18 प्रवर्तक हुए आज से पहले, ऋषि मुनि जो हुए विशेष विशेष। कौन कौन? सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, नारद आदि 18 प्रवर्तक हुए। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्तरी पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनु अंगिरा लोमसः पोलिसश्चैव चवन्य यवनो भृगु सौनकाष्टादशाश्चैव ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। तो उसमें से सभी प्रवर्तकों ने अपने अपने भाषा में ज्योतिष शब्द का अथवा ज्योतिष विषय का को परिभाषित किया है। जो मैं बताने जा रहा हूं ये परिभाषा, हो सकता है आप लोग इसके अलावा कोई परिभाषा पढ़े हो, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं शुरुआत में सारी चीजें क्लियर करके चल रहा हूं। आवाज नहीं आ रही? तुलाराम जी आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आनी चाहिए। कपिल महाराज जी कह रहे हैं आ रही है। एक बार दोबारा ज्वाइन हो तो आ जाएगी, है ना। तो ज्योतिष शास्त्र की का परिभाषा अपने अपने शब्दकोश के अनुसार अपने अपने शब्द से लोगों ने दिए हैं। जो मैं बता रहा हूं ये सबका संग्रहण है। बात यही है, कुछ भी बोलेंगे ज्योतिष शास्त्र का परिभाषा तो यही बोलेंगे क्या कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, अर्थात काल का मतलब होता है समय। जो शास्त्र, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहा हूं आपको, मैं बता दिया हूं कि क्या क्या अध्ययन कराने वाला हूं, भावों का, ग्रहों का परिचय, फिर व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, किस कर्म को करने से विशेष लाभ होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, किस कार्य में रत रहेगा, उसी कार्य को करने में मन लगेगा, ये सारी चीजें आज इस कक्षा में बताने वाला हूं। शुरुआत में ही बता दिया, नए लोग जो जुड़े हैं उनको ही बता दे रहा हूं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, आप अपने तरफ से वॉल्यूम वगैरह बढ़ाएं अथवा दोबारा जुड़े तो आवाज आने लग जाएगी सभी लोगों को। जो शास्त्र समय का शुभत्व एवं अशुभत्व, शुभत्व एवं अशुभत्व का बोध कराएं, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं? जो शास्त्र समय के शुभत्व एवं अशुभत्व के बारे में बताए। देखिए, ज्योतिष पढ़ने का उद्देश्य लगभग 99% लोगों का यही होता है कि हम अपने अथवा अन्य लोगों के, अपने रिश्तेदार या फिर इसके हिसाब से व्यवसाय आदि के लिए भी हम व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान अर्थात समय के बारे में जान सकें और बता सकें कि कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा अथवा बुरा रहेगा। इसके अलावा जब मुहूर्त भी देखते हैं, जो मुहूर्त होता है उसमें भी तो समय ही देखा जाता है ना, कि किसका समय कैसा चलेगा, मतलब किस समय अच्छा है किस समय बुरा है। कुछ भी कार्य करने के लिए, प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, अलग अलग नक्षत्र निर्धारित किया गया है। तो कौन सा समय वह पर्टिकुलर कार्य करने के लिए शुभ है और कौन सा समय
कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अशुभ है। जहां कुछ बात होगी ज्योतिष की, वहां समय की ही बात होती है। तो ज्योतिष अध्ययन मतलब क्या है? समय के बारे में जानना, और या उसके जीवन के समय के बारे में, या मुहूर्त जैसे समय के बारे में जानने की प्रक्रिया जो हमें शास्त्र बताता है, वो क्या है? ज्योतिष शास्त्र। तो बहुत छोटी सी सूक्ति है, बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसे याद कर लें। वैसे भी याद हो गया होगा कि जो शास्त्र समय के बारे में बताए, समय का ज्ञान कराए, भूत भविष्य वर्तमान समय के शुभत्व एवं अशुभत्व के बारे में बताए, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। एक छोटी सी सूक्ति इसी की और है कि सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। क्या? सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। इसका मतलब कि जो शास्त्र सूर्यादि ग्रहों के शुभत्व अशुभत्व रूप रंग प्रभाव तत्व आकार आदि का ज्ञान कराए, उसे भी क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र। देखिए, यही शास्त्र ऐसा है जिसके माध्यम से हमें अंतरिक्ष के बारे में पता चलता है और पता चला है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। जो शास्त्र, जिस शास्त्र के माध्यम से अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह पिंड नक्षत्र तारे आदि हैं, उनके बारे में, उनके तत्व, उनके प्रभाव, उनके रूप रंग आदि के बारे में जानकारी मिले, ज्ञान मिले, उसे भी हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अच्छा, सागर जी को आवाज नहीं आ रही थी। सागर जी को परेशानी अब आ रही है? आवाज सागर जी? वैसे सभी लोगों को आ रही है, आपको थोड़ी परेशानी थी। बिल्कुल, ये जो आज की कक्षा है, इस संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगी, जो जो इच्छुक होंगे अध्ययन करने के। तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम और ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम। जो शास्त्र समय के बारे में बताए, जो शास्त्र सूर्यादि ग्रहों के बारे में बताए, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका ज्योतिष शास्त्र का विषय का परिचय हो गया। अगला जो पॉइंट है वह है 9 ग्रह, 12 राशि एवं 12 भावों का परिचय। तो 9 ग्रह कौन कौन होते हैं उसको समझ लेते हैं, और उसमें से कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और राशि, राशि के स्वामी के बारे में फिर हम चक्र पे आ जाएंगे। जो ये चक्र बनता है ना किसी की कुंडली, ये किस प्रकार से बनता है, मतलब किस प्रकार से बनता है, ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन इसे बना करके आपको हम बताएंगे। जिसमें जो भाव होते हैं, ये खाने जो होते हैं, ये क्या है, इसका क्या महत्व है। ये सारे जो खाने हैं या हाउस या भाव, हम लोग भाव कहते हैं वैदिक ज्योतिष की भाषा में, वैदिक शास्त्रीय भाषा में इसके भाव कहा जाता है। प्रत्येक कोष्टक को कोई ना कोई भाव की संज्ञा दी गई है, और प्रत्येक कोष्टक का कुछ ना कुछ अपना एक विशेष महत्व है। हम जो बात करेंगे ये दशम भाव, ये जो कोष्टक है इस पे चर्चा करेंगे। यह विशेष है कर्म, क्योंकि आजकल के जमाने में 2-3 ही विशेष प्रश्न आते हैं कि मैं करूं क्या, कैरियर को लेकर के, और दूसरा प्रेम को लेकर के। जितने भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यदि कोई ज्योतिषी जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि सबसे अधिक यदि कोई चर्चा हो रही है आजकल, और एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज आदि जो ऑनलाइन ऐप है, एस्ट्रो गुरुजी आदि, उसमें सबसे अधिक कोई प्रश्न आ रहा है तो केवल क्या, लव मैरिज, प्रेम विवाह। तो ये पंचम भाव है, यहाँ से प्रेम विवाह आदि का विचार किया जाता है। तो अब इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम चर्चा करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह, ग्रह कुल मिलाकर के 9 होते हैं। ग्रह कुल मिलाकर 9 होते हैं। देखिए, ग्रह तो वैसे नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस हैं, 12 हो गए, और भी बहुत सारे ग्रह हैं,
लेकिन हम नवग्रह को ही मानते हैं। इसका एक छोटी सी बस कारण बता दें आपको कि इन्हीं नवग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए हम लोग मात्र नवग्रह ही मानते हैं। समझ में आ गया कि इन्हीं केवल नवग्रहों का ही प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए हम नवग्रह मानते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह, ग्रह बहुत सारे हैं, जितने भी पिंड हैं जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, सबको ग्रह कहते हैं। सूर्य के परिक्रमा करने वाले सारे पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो ग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन हम अन्य को क्यों नहीं बोले, हम कुल मिलाकर क्यों बोले 9? क्योंकि इन्हीं 9 ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर कितने ग्रह हो गए? 9, जिसमें से जिसमें से 5 ग्रह पापी या क्रूर कह लीजिए आप, क्रूर, और 4 ग्रह शुभ होते हैं। ये कौन कौन से हैं? इसे नोट करते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले 9 ग्रह लिख लेते हैं। पहले हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एंड राहु और केतु। ये कुल मिलाकर के 9 ग्रह हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जिसमें से जो पाप या क्रूर ग्रह जो हैं वो हैं सूर्य, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये पाप अर्थात शुभ ग्रह हैं, और पाप अर्थात क्रूर ग्रह कह सकते हैं आप। पाप कहिए या क्रूर कहिए, पाप या क्रूर ग्रह हैं। और जो 4 ग्रह हैं शुभ ग्रह, ये है चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। ये 4 ग्रह शुभ ग्रह हैं। हाँ जी मोहित जी, ग्रुप में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी इस वीडियो का। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाएं यदि नहीं कर पा रहे, क्योंकि समय कम है और विषय अपना बड़ा है आप लोगों को अध्ययन कराने के लिए। नोट कर पाए तो कर लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। वैसे जब आप फाइनल क्लास में जुड़ेंगे तो उस जगह आपको बिल्कुल अच्छी तरह समय दिया जाएगा, क्योंकि उसमें समय का उतना टेंशन नहीं रहता है। जो विषय जिस दिन कंप्लीट करना है, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, उस विषय को हम कंप्लीट करते हैं प्रत्येक दिन के कक्षा को। वीडियो अटक रहा है जी, इधर से तो सब ठीक ठाक है, हमारा स्क्रीन ठीक चल रहा है जी, कैसे अटक रहा है? कैमरा हिला दिए थे क्या?
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह आप लोग समझ गए। अब आगे का जो विषय है वो है राशि। राशियां 12 होती हैं, 12 राशि होते हैं। लिख लीजिए राशियों के नाम। पहला मेष, अच्छा ये ध्यान रखिएगा ये क्रम से है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये कुल मिलाकर के 12 हैं, क्रम से हैं। 1 2 3 11 और 12। इन सभी राशियों के स्वामी होते हैं ग्रह। कोई ना कोई ग्रह सभी राशि के स्वामी है। उसे भी मैं लिख देता हूं, उसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल, वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। जिनकी जिनकी मिथुन राशि हो उनके ऊपर बुध का विशेष प्रभाव रहता है। कर्क राशि वाले के स्वामी जो है वो चंद्रमा है। सिंह राशि वाले के स्वामी सूर्य हैं। कन्या के लिए बुध है। तुला राशि वालों का शुक्र है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल है और धनु राशि वालों के लिए गुरु है। मकर के लिए शनि है। ये स्वामी है, फिक्स है, चेंज नहीं होते हैं। जो मैं ये लिखाया हूं ये कभी चेंज नहीं होंगे। सभी राशियों के जो स्वामी हैं वो फिक्स हैं आजीवन के लिए। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। इस प्रकार से 12 राशियों के स्वामी हैं। मेष के मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क राशि के चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य, कन्या राशि के बुध, तुला राशि के शुक्र, वृश्चिक राशि के मंगल, धनु राशि गुरु, मकर राशि के शनि और कुंभ राशि के जो स्वामी है वो भी शनि है। मीन राशि के स्वामी गुरु। इस प्रकार से 12 राशि और 12 राशियों के स्वामी आप लोगों के पास सामने है। इसे अगर नोट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे का जो है टॉपिक वो है भावों का परिचय। जो कुंडली बनता है उस कुंडली का क्या महत्व है, किस भाव से, किस कोष्टक से, किस हाउस से किस चीज का विचार किया जाता है। और फिर 10वें भाव पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिर आप लोगों से हम पर्सनली बात करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं जी, सत्यम गुलाटी जी। मोहित जी बताइए क्या थी बात। मोहित जी कह रहे हैं हमारी कुंडली के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं अभी लाइव में आऊंगा। हो सकता है आज आऊं, कल टेक्निकल वजह से नहीं आ पाया। कल ही लाइव आने वाला था। आज अगर व्यवस्था मेरा बन जाता है तो लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव आएंगे। तो आप लोग जुड़िएगा और आपकी जो है मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपके ही कुंडली पे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अपना स्क्रीन फुल करें शुभम शुक्ला जी। नहीं नहीं, अभी दक्षिणा बनाने की कोई बात नहीं, हम तो अध्ययन कराने की बात करते हैं। अभी कुंडली बनाने का कोई हम अभी सिस्टम नहीं रखे हैं अपने पास। केवल कुंडली अध्ययन करिए और जब तक आप हमें बनाने के लिए देंगे, जितना दिन लगेगा बनाने में उतने दिन हम सिखा देंगे आपको, क्योंकि उतना समय मिलता नहीं में बनाने बनाने का समय। उतने दिन में तो आप सीख लेंगे
और दूसरे कार्य बनाने लग जाएंगे। चलिए भाव पे चलते हैं हम लोग। चलिए सभी लोग अब ध्यान पूर्वक समझेंगे। यह जो विषय है यह वैसे गूढ़ सब्जेक्ट है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो ज्योतिष जो है ना, ज्योति धन ईशः, ज्योति मतलब नेत्र, ईश मतलब देवता, देवताओं का क्या है, ये आंख है। और इसे कौन बनाया है, ज्योतिष को भगवान ने बनाया है, ब्रह्मा जी के थ्रू आया है। ये जो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ। वैसे अन्य अन्य चीजों में कहीं ये भी कहा जाता है शंकर जी के डमरू से निकला है। जैसे शंकर जी के डमरू से व्याकरण निकला है, उसे पाणि जी ने सुना था, उसमें 14 सूत्र थे, अय उण रील ऋक वगैरह। लोक सिद्धांत में आता है ना, क्या है, ननाद ढक्काम नव पंचवाराम। तो उसी प्रकार से ज्योतिष भी ऐसा कहा जाता है, इसमें 4 सूत्र थे, शंकर जी के डमरू से निकला था, लगध नाम के ऋषि ने सुना था। व्याकरण को पाणि जी ने सुना था, और ज्योतिष का जो सूत्र था भगवान के डमरू से, वो लगध नाम के ऋषि ने सुना था। उस समय 4 सूत्र थे, अवकड़ा मठ परत नय भजख गस दचल। तो ये भी एक कथा है, ये भी एक वो है, प्रमाणिक चीज है। और एक ये भी बात है कि ब्रह्मणा रक्षितम पुरा तस्मात जगत हितायेदम, जगत के हित के लिए, क्योंकि बिना ज्योतिष शास्त्र के श्रुति एवं स्मार्त कर्म में से कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रत्येक कार्य के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने इस शास्त्र को बनाया। तो ये भी बात आती है। तो कोई भी बनाया भैया, बनाए हैं देवी देवता है। तो कोई भी भगवान किसी भी जीव के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो वह इतना कठिन नहीं करते हैं कि वह व्यक्ति ना कर पाए। जैसे भगवत प्राप्ति इतनी कठिन नहीं है कि नहीं कर पाए, लेकिन इतनी भी कठिन है कि कभी नहीं कर पाए। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र को समझिए कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि कहने का तो इतना सरल है कि आप ऐसे ही पा जाएंगे इसे अगर चाहेंगे तो। और आप कह सकते हैं आपका कर्म है, आपका मेहनत है, तो आपकी इच्छा है, तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं तो, और नहीं तो आप लगे रहिए 10-15 साल तो भी नहीं हो पाता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा है। तो भगवान ने बनाया तो बहुत कुछ सोच करके इसे, यदि व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ कर मतलब ये नहीं कि सारा काम धाम छोड़ करके, मतलब श्रद्धा पूर्वक इस विषय को सीखता है तो बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज सीख सकते हैं। अब ये जो मैं बना रहा हूं ये चक्र है, इसका कोई संज्ञा नहीं है, इसे लग्न कुंडली नहीं कह सकते, ये केवल क्या है, कुंडली है, चक्र है। अब इसमें हम ग्रह भरेंगे, राशियां आ जाएंगी, तब पता चलेगा कि ये लग्न चक्र है कि कौन सा चक्र है। कुल मिलाकर जो चक्र होते हैं वह 16 होते हैं, षोडश वर्गीय, षोडश चक्र होते हैं। जिसमें हम जो आपको अध्ययन कराएंगे वो 7 सप्तवर्गीय अध्ययन कराएंगे, जिसमें रहेगा D1 अर्थात लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, होरा कुंडली, दृष्कान कुंडली, सप्तमांश कुंडली, त्रिंशांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली। ये कुल 7 चक्र रहेंगे आपको। और चंद्र तो सबके साथ चलता है, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली, ये तो चलता ही है। तो 4-5 ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे 12-15 हम ऐसे भी करा देंगे आपको। तो ये सारे चक्रों का अध्ययन कराएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये लग्न चक्र के बारे में बता रहा हूँ, जो मेन होता है, सबका उद्गम स्थान होता है। प्रत्येक चक्रों का उद्गम स्थान है क्या, लग्न चक्र, मेन यही है। और 90% ज्योतिषी अभी भी केवल इसी चक्र को देख करके फलादेश करते हैं, अन्य चक्रों को नहीं देखते हैं, नवमांश आदि चक्रों को नहीं देखते हैं, 95%। लेकिन अब प्रचलन में आ रहा है कि इसके साथ साथ नवमांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो चक्र है ये प्रत्येक कोष्ठक अपने अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण समेटे हुए है। प्रत्येक चक्र में कुछ न कुछ विशेष महत्ता है, महत्व है। अब क्या महत्व है, कैसे है, ये कहां से प्रारंभ होता है उसे समझते हैं। इसे कहा जाता है चक्र। इस चक्र का जो गणना प्रारंभ होगा, अर्थात जो प्रथम कोष्ठक होगा, प्रथम भाव, आप कोष्ठक को ये समझ लीजिए भाव, भाव मतलब कुछ ज्यादा मत एक्स्ट्रा नहीं समझने का, बस ये समझ लीजिए कि भाव है। भाव मतलब ये हाउस, ये कोष्ठक, ये खाना। ये जो है यहाँ गिनती जो इसमें प्रारंभ होगी यहां से होगी, ये है प्रथम, प्रथम भाव। इस भाव से किसका विचार किया जाता है, जो प्रथम भाव है, ये कोष्ठक है, यहां से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है, उसके मान सम्मान यश कीर्ति स्वभाव विचार आदि के बारे में हम इस भाव से जानते हैं। जो ग्रह बैठते हैं वैसा उसका कहा जाता है कि आपका स्वभाव ऐसा होगा, आप यश कीर्ति कैसा प्राप्त करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा,
आपकी आयु कैसी रहेगी, इनका भी विचार इससे किया जाता है। और भी भाव हैं जिससे आयु आदि का विचार किया जाता है, लेकिन इन भाव से भी, प्रथम भाव से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। इसे लग्न भी कहते हैं, इसे प्यार से लग्न कहते हैं। प्यार से मतलब इतना कह रहा हूं कि पर्यायवाची नाम लग्न भी है। ये प्रथम भाव है, इसे लग्न भी कहते हैं। ये जो भाव है ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से रिश्तेदार, कुटुंबी जन, रिश्तेदारों का, कुटुंबी जनों का वाणी का विचार किया जाता है, उस व्यक्ति का जिसकी कुंडली है। ये द्वितीय भाव धन है, संचित धन। आपका बैंक बैलेंस कितना रहेगा और कैसा रहेगा, आपके रिश्तेदारी में कैसी रहेगी, मतलब कैसा बैठ रहेगा, मनमुटाव तो नहीं रहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा, और बैंक बैलेंस, संचित धन, धन कोष आदि की स्थिति कैसी रहेगी, ये हमें द्वितीय भाव बताते हैं। द्वितीय भाव का ये महत्व है। जो तृतीय भाव है, इससे हम चर्चा करते हैं भाई की, भाई का स्वभाव कैसा रहेगा, और विशेष करके छोटे भाई की, छोटे भाई बहनों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। पराक्रम का करते हैं, साहस का विचार किया जाता है। किस भाव से? तृतीय भाव से ही, तीसरे भाव से ही इसका विचार किया जाता है। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जब भी हम YouTube चैनल पे आएंगे लाइव। तब लग्न चक्र से राशि कैसे पता लगाएं हम अभी बताएंगे, जब अभी फलादेश बताएंगे आपको। वैसे चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं उसी राशि को जन्म राशि कहा जाता है। चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुख भाव है। ये चतुर्थ भाव है, इस भाव को सुख भाव कहते हैं। यहां से सुख का विचार किया जाता है कि व्यक्ति जीवन में कितना सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। यहाँ से घर का विचार किया जाता है, आपका घर का माहौल कैसा रहेगा, जमीन जायदाद, मकान, वाहन आदि का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अर्थात लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख के बारे में विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं कि आप अपने जीवन में अपना स्वयं का घर बना पाएंगे अथवा नहीं बना पाएंगे। माता के साथ आपका कैसा रहेगा, मनमुटाव रहेगा या कैसी स्थिति परिस्थितियां रहेगी माता के साथ, इस भाव से हम चौथे भाव से विचार करते हैं। ध्यान देते जाइएगा, नोट करते जाइएगा यदि हो सके तो। चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। पंचम भाव जो है वो है विद्या का, बुद्धि का और संतान का। इससे विचार करते हैं, विद्या, बुद्धि, संतान। साथ ही साथ शेयर मार्केट का विचार जो है ये पंचम भाव से करते हैं। प्रेम विवाह का विचार पंचम भाव से करते हैं। प्रेम विवाह नहीं, मात्र प्रेम समझिए आप। लव का विचार जो करते हैं हम पंचम भाव से करते हैं। षष्ठ भाव जो है इससे हम विचार करते हैं रोग का, कि आपके शरीर में किस प्रकार का रोग हो सकता है या आपके शरीर में कितना % रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये हमें बताता है षष्ठ भाव। और शत्रु के बारे में ही बताता है, ऋण के बारे में बताता है हमें कौन? षष्ठ भाव, कि आपके पास कितना कर्ज होगा, कितना लोन होगा, यह लोन आप कभी जिंदगी में चुका पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे, यह बताता है हमें षष्ठ भाव। शत्रु आपके जो होंगे वो आपसे धींगरा होंगे, आपसे बलवान होंगे कि आपसे कमजोर होंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे कि वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। इसका विचार हम किसे? छठे भाव से, इस भाव से करते हैं। जो सप्तम भाव है यह विवाह का भाव है। यदि यह खत्म हो जाए, ये खराब हो जाता है तो व्यक्ति का आधा लाइफ खराब। विवाह से पहले तो सुखी रहेगा, बाद में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सप्तम भाव, और आजकल तो देख ही रहे, वीकेसी आया बेचारे, किसका था? अतुल मोदी का, अतुल सुभाष का। तो उसका क्या था? सप्तम भाव कहीं ना कहीं गड़बड़ था, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो सप्तम भाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। तो विवाह का विचार अगर पुरुष की कुंडली है तो स्त्री का विचार, और स्त्री की कुंडली है तो पुरुष का, अर्थात पति का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। साथ ही साथ दूर देश यात्रा, व्यापार आदि का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। मृत्यु किस कारण से होगी? असाध्य रोग का कारक है। असाध्य रोग मतलब कभी न खत्म होने वाला रोग, जो एक बार हो गया तो ज्यादा लंबे समय तक चले अथवा आपके मरण तक चले, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको कहते हैं, मरण शैया पड़े रहे आप। जैसे शुगर, बीपी वगैरह जो है ये कभी खत्म नहीं होता है। कैंसर आदि जो है जो ज्यादा ही
खतरनाक बीमारी है वो इससे विचार करते हैं, और सामान्य बीमारी जो है ये छठे भाव से विचार करते हैं, और ज्यादा खतरनाक बीमारी अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु आदि का विचार है, मृत्यु का क्या कारण रहेगा इसका विचार भी हम इस भाव से, इसे आठवां भाव कहा जाता है, अष्टम भाव कहा जाता है। ये है नवम भाव। नवम भाव इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कुंडली। कोई भी कुंडली के लिए नवम भाव जो है वो बहुत ही शुभ फल प्रदायी कहा जाता है। इससे हम धर्म का विचार करते हैं, जहां भी धर्म जुड़ जाता है वहां शुभ हो जाता है। तो नवम भाव जो है वो धर्म का भाव है। नवम भाव पिता का भी भाव है। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, क्योंकि बिना भाग्य का कुछ नहीं मिलता है, यह सभी लोग जानते हैं। कर्म तो है ही, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कर्म आपका भाग्य ही तय करता है। तो भाग्य का विचार हम नवम भाव से करते हैं। यदि नवम भाव की स्थिति अच्छी है तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा और अपने जीवन में उन्नति करेंगे। और नवम भाव की स्थिति खराब है अर्थात भाग्य आपका साथ नहीं देगा, अर्थात जब भी आप कुछ कार्य करने के लिए जाएंगे तो सारा तो आपको लगेगा बिल्कुल कंप्लीट है, एंड टाइम पे जाकर के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर के गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई भी इंटरव्यू वगैरह में जो छट जाते हैं, हट जाते हैं। यह है दसम भाव। यहां से धर्म का विचार और भाग्य का विचार हम करते हैं। दसम भाव जो है वह है कर्म का भाव। आज इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे, दसम भाव पे ही, कि कौन ग्रह बैठे हैं इस वाले कोष्ठक में, तो क्या फल होगा और क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर रहे होंगे, किस कर्म में आपकी रुचि रहेगी, इसका विचार करेंगे आज इस भाव पे। दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है कि क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, व्यापार आदि दसम भाव से चर्चा करते हैं, पता लगता है। जो एकादश भाव है, एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है कि आप किस कार्य को करके रेगुलर लाभ कमाते रहेंगे, लगभग आपके पास किसी न किसी प्रकार की आमदनी बनी रहेगी। तो ये हमें लाभ भाव बताता है, अर्थात ये एकादश भाव बताता है। इस भाव से बड़े भाई बहनों का भी विचार किया जाता है। किससे? इस भाव से, लाभ भाव अर्थात एकादश भाव से। द्वादश भाव जो है ये है खर्च का भाव, खर्च व्यय, और एक आजकल के लिए बहुत जरूरी है विदेश यात्रा। विदेश यात्रा का भी विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। खर्च का, इन्वेस्टमेंट का आदि का, जो जहां आपका जो धन है किस मार्ग में खर्च होगा, अच्छे मार्ग में या बुरे मार्ग में, किसी शुभ कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे अथवा आप व्यय करेंगे, फालतू खर्चा करेंगे, अनावश्यक खर्च करेंगे, इसका विचार हमें द्वादश भाव बताता है जी। और जेल यात्रा भी, बिल्कुल देखिए पंडित जी वैसे हैं, कह रहे हैं जेल यात्रा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंचम भाव ये प्रेम का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव भी विशेष रखता है। वैसे मैंने कहा ना, प्रत्येक भाव अपने अंदर विशेष विशेष विशेषताएं रख रखा है। निखिल द्विवेदी जी, तो यह किनको किनको समझ में आया, किनके इनके सिर से निकल गया? सिर से तो नहीं निकलना चाहिए किन्हीं के भी। मैं बिल्कुल बेसिक रूप से और अच्छी तरह से समझाने में की कोशिश किया हूं। शुभम जी कह रहे हैं फिर से समझा देना। शुभम जी थोड़ा समय का वो नहीं है अपने पास, बाकी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो करके थोड़ा सा धीरे धीरे आप इसको देख लीजिएगा। सभी लोगों को वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिलेगा आपके ग्रुप में वीडियो का। दसम भाव पे तो अभी चर्चा करेंगे ही हम, मेन आज का जो पॉइंट है वो दसम भाव पे ही है। अभिलाष गोस्वामी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। विमल शर्मा जी कह रहे हैं चले आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों के अनुसार कक्षा ठीक ठाक चल रही है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे दसम भाव, क्यों है इंपॉर्टेंट दसम भाव, और दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं आपके तो क्या फल होगा। दसम भाव जो है कर्म भाव है। अभी सबके साथ मैंने इसको बताया आप लोगों को कि दसम भाव जो है वो कर्म भाव है। व्यक्ति क्या करे
और उसके अंदर क्या करने की इच्छा जागृत रहती है, ये दसम भाव में बैठे हुए ग्रह तय करते हैं। जिनके भी दसम भाव में ग्रह जो बैठे हों उसके अनुसार से मिला लीजिएगा कि आपके अंदर ऐसा गुण है अथवा नहीं है। ठीक है जी, चलिए ठीक है मिश्रा जी, वीडियो सबको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी लर्न ग्रुप, उसमें आपको भेज दिया जाएगा। चलिए जी प्रारंभ करें। चलो पीपीटी निकाल लेता हूं, तब तक आप लोग भी नोटबुक अगर नहीं है तो निकाल लीजिए। चलिए जी, स्पष्ट दिख रहा है सब लोगों को? अभी हम लोग कक्षा के बाद सभी लोग बात करेंगे आपस में, ठीक है? जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका प्रश्न होगा हम कोर्स के बारे में डिटेल भी बता देंगे आपको, कितने दिन का कोर्स है, क्या इसकी दक्षिणा वगैरह है, सारी चर्चाएं हम लोग कर लेंगे। ठीक है जी, बढ़िया दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, यदि चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दसम भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों का परिणाम, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। मामला क्या है दसम भाव का? कहते हैं दसम भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों का परिणाम दसम भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है। जब आप लघु पाराशरी आदि का जब अध्ययन करते हैं ना, तो वहां पर केंद्रों के प्रबला उत्तरोत्तरम के बारे में, भावों के बारे में बताया जाता है कि कौन भाव कितना बलवान है, किससे कौन सा भाव अधिक बलवान है, ये चर्चा की जाती है लघु पाराशरी में। तो केंद्रों में दसम भाव बलवान होता है, यह नॉर्मली आप अभी समझ लीजिए, बाकी यदि अध्ययन करेंगे तो और भी तो अध्ययन करें, समझेंगे ही। इस भाव में स्थित बली ग्रह जातक को अशोचनीय उच्च स्तर तक ले जाता है। शुभ ग्रह जातक को कुलीन, उदार चित्त और दया करने वाला बनाते हैं। अब शुभ ग्रह कौन होते हैं अभी आप लोगों को मैंने बता दिया। दसम भाव कौन होता है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि दसम भाव कुंडली का कौन सा होता है। और शुभ ग्रह कौन होते हैं? चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये दसम भाव में बैठे हों ऐसे व्यक्ति उदार चरित्र होता है, उदार चरित्र होता है, दया करने वाला होता है। कहते हैं लग्न अथवा चंद्रमा से दसम भाव में स्थित शुभ ग्रह कुलीन और समृद्ध का योग बनाते हैं, अमला योग बनाते हैं। फलदीपिका आदि ग्रंथों के अनुसार से दसम भाव में शुभ ग्रह हो अथवा दसमेश स्वग्रही या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो अथवा लग्नेश दसम भाव में हो तो जातक अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, प्रशंसनीय कार्य करता है। अर्थात दसम भाव में शुभ ग्रह का होना, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र आदि का होना व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और मेन है कि प्रसिद्ध बनाता है और ऐसा कार्य करता है जिस कारण से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो दसम भाव, अब आगे हम सभी ग्रहों का करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, अलग अलग सारे ग्रहों का। देखिए सूर्य का है, यदि सूर्य दसम भाव में हो तो क्या फल होगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे है कि दसम भाव में सूर्य दिशा बल से युक्त होता है। अब दिशा बल क्या होता है ये मत पूछिएगा, क्योंकि अभी आज डेमो है, इसीलिए मैं आपके सामने सारी चीजें लेकर आया हूं कि आप बाद में भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो सूर्य दसम भाव में हो तो उसे दिशा बल मिलता है, दिशा बल से युक्त होने के कारण व्यवसाय और व्यवसायिक सफलताओं के लिए अच्छा होता है। यद्यपि नैसर्गिक क्रूर ग्रह होने के कारण, क्योंकि अभी लिखाया था मैं कि सूर्य क्रूर एवं पाप ग्रह की श्रेणी में है, यह माता पिता से वियोग दे सकता है। दसम भाव में सूर्य बैठेंगे चाहे कैसे भी होंगे तो माता पिता से विशेष लगाव नहीं होता है, मनमुटाव होता है या माता पिता का वियोग होता है, माता पिता से दूर रह सकते हैं। कब? यदि दसम भाव में कौन हो? दसम भाव में हो यदि, एक सेकंड बता रहा हूं, सूर्य दसम भाव तो आप लोगों को पता ही है, अभी कुंडली बनाया था जब बताया था ना दसम भाव कौन सा होता है। देखिए ये कुंडली है, ये है दसम भाव, यहाँ पे यदि सूर्य बैठे हो तो ये होगा फल, जो फल बता रहे हैं। ये समझ में आ रही सब लोगों को? थोड़ा एक बार
कंफर्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा नहीं दिख रहा है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा नहीं दिख रहा है। आप अपने मोबाइल का स्क्रीन फुल करिए, पूरा दिखने लग जाएगा। अपने मोबाइल का स्क्रीन फुल कर लीजिए। चलिए जी, तो दसम भाव में सूर्य होते हैं तो ये फल होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। यदि सूर्य बली हो अर्थात उच्च या स्वगृही हो तो प्रसिद्ध होता है, धन संपत्ति शिक्षा सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है। जातक सूरवीर होता है, दयालु होता है और संगीत एवं कला के प्रति उसके मन में असीम प्रेम होता है। वह समाज सेवा के कार्य करता है, तालाब कुएं मंदिर एवं धर्मशालाएं बनवाता है, संतों की सेवा करता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संरक्षण पाता है। यह सरकार में प्रसिद्ध होने के साथ को भी इंगित करता है, सरकारी नौकरी का हो सकता है। मतलब यह है कि सूर्य जो है ना ग्रहों का राजा है। दसम भाव कर्म है, सूर्य है राजा, तो कर्म भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से लाभ प्राप्त करने का योग बनता है, अर्थात सरकारी नौकरी, या आजकल के नेता वगैरह भी बन सकते हैं। सरकार से किसी न किसी प्रकार से लाभ अवश्य मिलता है यदि दसम भाव में किसी के सूर्य स्थित हो तो। अब अगला जो है वह है चंद्रमा। यदि चंद्रमा स्थित हो दसम भाव में तो क्या फल होगा? कहते हैं यदि चंद्रमा स्थित दसम भाव में, जिस जातक की कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा हो वह जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, वह अच्छे कार्य करना चाहता है, करता है और धर्मपरायण एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है। देखिए क्या है पाप और पुण्य, क्या है एक शब्द में बता सकते हैं आप लोग? कई लोग इसमें होंगे, हो सकते हैं कथावाचक हो, बढ़िया मंच पे बोलने वाले हो। पाप पुण्य क्या है, एक दो शब्द में अगर कहा जाए तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप मतलब दूसरे को कष्ट देना, पर पीड़ा दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहे किसी प्रकार से, वह पाप है। और परोपकाराय पुण्याय, और परोपकार करना पुण्य है। इसके अलावा कोई भी पाप और पुण्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो जिसके चंद्रमा अगर स्थित होंगे दसम भाव में, ये व्यक्ति परोपकारी होता है, अर्थात पुण्यात्मा होता है। जो परोपकारी होगा वो पुण्य करने वाला है। जातक को दयालु प्रवृत्ति, धनवान, साहस से युक्त बनाता है। ऐसे जातक समुद्री यात्राएं और विदेश यात्राएं करने वाला भी होता है, तीर्थ यात्राएं भी करता है, जिसके दसम भाव में चंद्रमा स्थित होते हैं। ये विशेष है, नीचे वाला जो है ना ये ज्यादा विशेष है। समुद्री यात्रा करता है, विदेश यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करता है, चंद्रमा दसम भाव में हो तो। यदि मंगल दसम भाव में हो तो क्या कहते हैं? दसम भाव मंगल दिशा बल से युक्त होते हैं, मंगल भी, सूर्य भी और मंगल भी। उच्च अथवा स्वगृही हानि पर रोचक नाम रहने पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, स्वगृही रहने पर रोचक नाम का महापुरुष योग बनाता है। फलदीपिका के अनुसार इस योग में जातक अत्यधिक साहसी, शक्ति संपन्न होगा, वह शत्रु विजेता होता है, दम्भी होता है, प्रसिद्ध होता है, सफल और श्रेष्ठ सेना नायक होता है। दसम भाव में यदि 10 नंबर राशि लिखी हो, ध्यान देंगे सब लोग, दसम भाव में 10 नंबर राशि, नंबर 10 लिखा हो वहां मंगल बैठा हो, या दसम भाव में 1 नंबर लिखा हो वहां मंगल हो, या 8 नंबर लिखा हो वहां मंगल हो, तो ऐसे जातक को सैनिक विभाग में बहुत उच्च स्तर की प्राप्ति होती है। मतलब सैनिक विभाग में अगर जाएं तो बहुत आगे तक बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। वैसे साहसी होते ही व्यक्ति जिनके दसम भाव मंगल होता है। कहते यहां तक कहा गया है कि दसम भाव में यदि मंगल हो तो जातक कुल दीपक होता है, यानी अपने कुल में ऐसा होता है जो 7 पुस्त तक कोई ऐसा नहीं हुआ हो, ऐसा कुल को आगे बढ़ाता है, कुल का नाम रोशन करता है। कर्क सिंह लग्न में, लग्न यदि कर्क अथवा सिंह हो तो मंगल राजयोग कारक होता है, जो जातक को किसी राज्य का राजकुमार जैसी उच्च सामाजिक स्थिति देता है। बृहस्पति प्रभाव में होने पर यह जातक को अशोचनीय धन संपत्ति, भूमि वाहन और समृद्धि प्रदान करता है। मंगल दसम भाव में हो तो ये फल होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है।
बुध यदि दसम भाव में हो तो उच्च अथवा स्वराशि के हो तो भद्रक नामक महापुरुष योग बनता है। फलदीपिका के अनुसार ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वच्छ शरीर एवं स्वच्छ विचारों वाला, विद्वानों के द्वारा प्रशंसा पाने वाला। और वह व्यक्ति जो विद्वान के द्वारा प्रशंसा पा रहा अर्थात स्वयं भी विद्वान होगा, मन भावन भाषण करने वाला अर्थात अच्छा प्रवचन करने वाला, बहुत धनवान और समृद्ध व्यक्ति होता है। जातक उत्तराधिकार में अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करता है अर्थात पैतृक धन संपत्ति अच्छा होता है, तथा हंसमुख होता है, कई कलाओं में प्रवीण होता है, सुप्रसिद्ध होता है, उच्च बौद्धिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, सत्यवादी, तीव्र इच्छाओं वाला, सुख सुविधाओं से संपन्न और किसी भी कार्य के प्रारंभ से ही सफलता प्राप्त करने वाला जातक होता है जिनके दसम भाव में बुध होते हैं। यदि गुरु हो दसम भाव में तो जातक ध्वजाओं से शोभित होता है, महल में निवास करता है। ऐसा जातक तेजस्वी, शासक द्वारा भलाई के कार्यों के लिए अनुमोदित एवं सम्मानित, दयालु और एक ऐसा यशस्वी धार्मिक व्यक्ति होता है जो दिन रात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के साथ रहता है। जातक राज्य की मोहर वाला, सबसे अच्छे वाहनों से युक्त, मित्रवान अच्छा रहेगा। इसके वाहन कौन कौन से रहेंगे? BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, फरारी, ये सब गाड़ी चलाएगा जिसके दसम भाव में गुरु हो। मित्रवान, पुत्रवान, भारियावान और संपत्तिवान होता है जिनके भी दसम भाव में कौन हो? गुरु स्थित होते हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आप लोग जब वो मिलेगा रिकॉर्डिंग तो उसको धीरे करके सुन लीजिएगा, अथवा स्क्रीनशॉट है तो उसी अनुसार से बना लीजिएगा नोट वगैरह। नोट जरूर कर लीजिएगा आप कि हमारा जो इतना आपको अध्ययन कराए हैं 1 घंटा और आपने भी अपना समय जो दिया है यह कम से कम सार्थक हो जाए। शुक्र यदि दसम भाव में हो तो धनवान, स्त्रियों का प्रिय होता है, धार्मिक, भाग्यशाली, आनंदित, अत्यधिक रति सुखों में सुखों को प्राप्त करने वाला, ज्ञानी, वाहन वाला, आभूषण युक्त, सुंदर, आकर्षित करने वाला और जीवन में कई यज्ञ करने वाला होता है। ऐसा जातक शासन में वरिष्ठ अधिकारी परिवार वाला, माता पिता से आशीष प्राप्त करता है, कलात्मक सृजन करने वाला और कला एवं संगीत का प्रिय होता है। यदि स्त्री राशियों में भी हो तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है और जातक या 2 पुत्रों का पिता होता है। शनि का है, यदि दसम भाव में शनि हो तो जातक राजनीति में लाभ प्राप्त करता है, प्रसन्न, महानुभाव, मंत्री, शांत, साहसी एवं वरिष्ठ जिलाधिकारी होते हैं। कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में रुचि रखने वाला, भयहीन, राजनीति और विदेशों में भी अपने स्तर को बनाए रखने वाला होता है जिनके भी दसम भाव में शनि स्थित होते हैं। यदि प्रतिकूल राशि में हो तो सफलता के उपरांत विपत्ति, व्यापार में आर्थिक हानि, अपमान और पराजय होता है। जिनके दसम भाव में शनि हो, एक चीज ध्यान रखना है, पिता और पुत्र एक छत के नीचे उन्नति नहीं कर सकते हैं, तो पिता पुत्र को अलग रहना चाहिए। जिनके भी दसम भाव में शनि हो वो व्यक्ति अपने पुत्र को भी अपने साथ ना रखे, अपने पिता को भी अपने साथ ना रखे, पिता पुत्र में विशेष नहीं रहता है। यदि राहु यदि स्थित हो दसम भाव में तो जातक शासन और अचल संपत्ति वाला होता है। सामान्यतः जातक विधवा और वैश्याओं से प्रेम एवं शारीरिक संबंध बनाने वाला, सुंदर स्त्रियों की संगति का आनंद लेने वाला, उन्माद अर्थात नशा करने वाला, चोर चरित्रहीन, बेईमान, वाचाल और विदेशियों के साथ रहने वाला होता है। जातक अपने पिता से परेशानियां भी पाता है जिनके दसम भाव में राहु स्थित हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ऐसे ही नहीं बोलना है किसी को, कुछ भी ज्यादा गलत हो ना आप उसको बोल दोगे तो फिर वो अगले दिन से आपसे तो दूर चला जाएगा। हाँ, किनके दसम भाव? तुम्हारे दसम? और राहुल जी के हैं दसम भाव में हो तुम्हारे? तो तुम्हारे में सब ठीक है, कोनो गलत नहीं लिखा। 1 2 3 4 5 और 2-3 लाइन जोड़ूंगा इसमें तो तुम्हारे बारे में जानता हूं ना मैं। मीन राशि में हो तो जातक कामातुर, अति व्ययी, शत्रुओं को मृत्यु देने वाला होता है। देखिए, दसम भाव का राहु व्यक्ति को कर्म में कहीं ना कहीं भटकाता है, लेकिन राहु हो तो ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि कई और कारण होते हैं, कई और स्थिति परिस्थिति होती है, बहुत कुछ और देखा जाता है किसी को फलादेश करने के लिए। अच्छी बातें तो आप बता सकते हैं लेकिन बुरी बात ज्यादा हो ना तो नहीं बताया जाता है
क्योंकि फलादेश का नियम है कि देश दिक काल परिस्थिति और पात्र को देख करके फलादेश किया जाता है। वह व्यक्ति आया, कैसा मूड है, क्या है, नहीं है, पता चले खोसे हो एक वो, और आप उल्टा सीधा बोले तुम ये हो गए विधवा और वेश्याओं से प्रेम करोगे, शारीरिक संबंध सुंदर स्त्रियों संगत करोगे, और चरित्रहीन हो, बेईमान हो, बाचाल हो, ये सारी बात बताए, पता चले ले महाराज, जैसे सिकंदर मार दिया था कि बाबा को कहा थे, कहते ना तुम भारत जीत नहीं पाओगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे पता है। कह रहा है कि ये बताओ कि आप कब तक जियोगे? कहा मैं तो 20-25 साल रहूंगा अभी पृथ्वी पर। अच्छा, खच से मार दिया, गला काट दिया, तो अपना नहीं पता हमारा क्या बताओगे। चलिए, केतु। केतु यदि दशम भाव में होते हैं, मेष, वृश्चिक, वृषभ या कन्या राशि में हो, तो जातक बुद्धिमान, शक्तिशाली, अपनी आत्मा का एहसास करने वाला होता है और शत्रुओं का नाश करता है। मीन या धनु राशि में हो तो सर्वश्रेष्ठ सम्मान एवं मान्यता प्राप्त, ज्ञानी, विजय प्राप्त करने वाला, विदेश में रहने वाला, विदेश में भाग्योदय पाने वाला, प्रसन्न एवं परिपूर्ण होता है। लेकिन यह व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। जिनके भी दशम भाव में केतु हो, उनको व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानी हमेशा आती रहेगी। लेकिन हाँ, ये है कि घर से बाहर व्यापार करें तो अच्छा है, क्योंकि क्या है, विदेश में रहने वाला। तो विदेश के मतलब ये है कि आप जहां रह रहे हैं उससे कल्चर दूर चले जाओ। जरूरी नहीं कि समुद्र पार ही जाना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और श्रीलंका ही जाना है। आप अपने कल्चर से दूर चले जाते हैं तो भी विदेश ही कहा जाता है। चलिए, अब आप लोगों का माइक हम अनम्यूट करते हैं, एक एक करके सब लोग बात कर लेंगे।